It is starting further. After preparation of hydrocarbons, not only we have the properties of hydrocarbon, I'm going to start first of all physical properties. The heading is physical properties. Note कर लीजिएगा. The topic name is now physical properties. जिसमें हम एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस सबकी ना एक साथ ही फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे. यानी कलेक्टिव स्टडी करेंगे आज. टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज. हम पहले शुरुआत करने जा रहे हैं एल्केन्स से. एल्कीन्स. चलो ध्यान दीजिएगा. देखिए अब सब बाद में कॉपी करिए. देखो शायद चलो मैं एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस कलेक्टिवली देख लेते हैं. देखो तो हम अगर तीनों फैमिलीज की बात करें ना, तीनों में एक ही कॉमन पॉइंट है. पहली बात, तीनों के तीनों वाटर में इंसोल्युबल. ये पानी में घुलेंगे नहीं. पानी में घुलते नहीं है हाइड्रोकार्बन. सब ध्यान देना. अब देखो पानी में ना घुलने के पीछे रीजन क्या है. आपको पता है पानी में घुलने के लिए कंपाउंड के पास क्या होनी चाहिए. सिग्निफिकेंट पोलैरिटी होनी चाहिए. इसको हिंदी में ध्रुवीयता कहते हैं. कंपाउंड को ना अत्यधिक ध्रुवीय होना चाहिए. सिग्निफिकेंटली पोलर. पोलैरिटी होना बहुत जरूरी है. अब पता है इनकी प्रॉब्लम क्या है. चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन्स हो, और चाहे एल्काइंस हो, इनके पास सिग्निफिकेंट पोलैरिटी नहीं है. इनके पास पोलैरिटी बहुत कम है. द फैक्ट इज दैट है. जैसे एल्कीन के पास तो पोलैरिटी होती नहीं है. एल्कीन के अंदर भी कैंसिलेशन है. अगर किसी के अंदर है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है. काफी नहीं है. इज इट क्लियर टू यू. जितनी पोलैरिटी होनी चाहिए उतनी है ही नहीं. तो ये पानी में घुल ही नहीं सकते. इज इट क्लियर टू यू. आपने कभी देखा होगा सब लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में पेट्रोल होता है. क्या पेट्रोल कभी पानी में घुलता है. इम्पॉसिबल. क्योंकि पेट्रोल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है. उसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं. तो ये हाइड्रोकार्बन की पहली प्रॉपर्टी है पानी में ना घुलना. तो इसके पीछे रीजन है. इट इज ड्यू टू इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पोलैरिटी भी कह सकता हूं मैं. और चाहे ये भी कह सकता हूं इनसफिशिएंट पोलैरिटी. इट इज ड्यू टू इनसफिशिएंट पोलैरिटी. अब आ रहा है समझ. ठीक है ना. ये नोट कर लीजिएगा इसको आप. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एल्केन्स पानी में घुलते नहीं. पानी में घुलने के चांस ही नहीं है. क्योंकि पानी में घुलने के लिए जितनी पोलैरिटी होनी चाहिए उतनी पोलैरिटी है नहीं. इज इट क्लियर. और थोड़ी बहुत अगर है तो उससे कुछ काम नहीं चलने वाला. तो पहला एस्पेक्ट क्लियर हो गया. पानी में घुलते नहीं. आप चाहे एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए. चाहे वो एल्केन्स हो, चाहे एल्कीन्स हो, एल्काइंस हो, सारे के सारे पानी में घुलते नहीं. अब आगे हम बात करेंगे. नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद. कर दे इसको रब. सबने कॉपी कर लिया. पानी में घुलेंगे नहीं. अगला पॉइंट इसके बाद आता है. तो हम लोग बात करते हैं अबाउट फिजिकल स्टेट. देखो फिजिकल स्टेट की बात करते हैं. इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक अवस्था. इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है. देखो जैसे मैं आपको बताऊं, जरा ध्यान देना सब लोग. इन जनरल बात कर रहा हूं. देखो कोई फैमिली हो, जो शुरुआत के मेंबर होते हैं ना, स्टार्टिंग मेंबर्स, किसी भी फैमिली के स्टार्टिंग मेंबर, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये स्टार्टिंग मेंबर्स हैं. या इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये स्टार्टिंग मेंबर्स हैं. जो शुरुआत के मेंबर्स होते हैं ना किसी भी फैमिली के, मतलब वो किस फॉर्म में होते हैं. गैस फॉर्म में. जनरली ऐसा होता है. थोड़ा आगे जाएंगे उसके बाद कैसे मिलेंगे आपको. लिक्विड. और बहुत आगे जाने के बाद क्या मिलेगा. सॉलिड. देखो जैसे मेरे को एक बात याद है एनसीईआरटी की, मैं लिखवाता हूँ आपको. जैसे मैं एल्केन्स की बात करता हूँ. एल्केन्स, मैं एल्केन्स के बारे में बता रहा हूँ. ये एनसीईआरटी में साफ लिखा क्लास 11 में. शुरू के फर्स्ट फोर जो मेंबर्स है ना, स्टार्टिंग फोर मेंबर्स, ये गैस है. मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, चारों के चारों गैस है. आगे पेंटेन से लेके अगर हम बात करें 17 कार्बन तक, है ना, 17 कार्बन जिसको हैप्डेकेन कहते हैं, ये कौन है. लिक्विड है. और 17 कार्बन से ऑनवर्ड्स जितने अभी आगे के केस है, 17 कार्बन, 18 कार्बन, 19 कार्बन, सारे के सारे क्या सॉलिड है. इज इट क्लियर. ये एनसीईआरटी में क्लास 11 में लिखा हुआ है. आई रिमेंबर. ये आप देख सकते हो एल्केन्स के अंदर शुरुआत के चार मेंबर गैस, आगे फिर लिक्विड, फिर सॉलिड. ऐसी आपको एल्कीन्स के अंदर मिलेगा, ऐसी अल्काइंस में मिलेगा. ये नंबर वेरी कर सकता है. ये जरूरी नहीं है कि शुरू के चार मेंबर हमेशा हर फैमिली के गैस ही हो. ये जनरल होता है. आप चाहे एनसीईआरटी पढ़ के देख लीजिए. अब सवाल है क्यों शुरू के मेंबर गैस होते हैं, थोड़ा आगे लिक्विड होते हैं, उसके बाद सॉलिड बन जाते हैं. इसका रीजन क्या हुआ. वीक बॉन्ड नहीं. दैट्स अ पॉइंट है यार.
सब कुछ डिपेंड करता है ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर आणविक बल। देखो रोल सारा इसका होता है, इसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हिंदी नेम होता है अंतर आणविक बल। अब सुनो क्या होता है, इनकी जो फोर्स होती है वो वेंडरवॉल होती है। वेंडरवॉल, ये वेंडरवॉल फोर्स होती है। और पता है इस फोर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, मोलिकुलर मास भी कह सकते हैं। ये फोर्स इसके ऊपर डिपेंड, को आपको इन फोर्सेस के बारे में पढ़ना चाहिए। ये फोर्सेस सरफेस एरिया और मोलिकुलर मास पे डिपेंड करती है। अब शुरुआत में क्या होता है, मोलिक्यूल का साइज बहुत क्या है, छोटा है। लेकिन जैसे जैसे मोलिक्यूल बड़ा होता रहता है, फोर्स क्या होती रहती है, स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। तो स्ट्रॉन्ग होते होते तभी तो ऐसा हो रहा है कि शुरुआत के मेंबर गैस है, शुरुआत में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। थोड़ा आगे गए फोर्स स्ट्रॉन्ग होने लग गई, वो लिक्विड बन गया। और आगे जाने से फोर्स तो और स्ट्रॉन्ग हो गई, वो क्या बन गए, सॉलिड बन गए। इट इज क्लियर यू, ये किसकी वजह से हो रहा है, डिफरेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसको समझिए, अंतराण्विक बल की वजह से हो रहा है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो फोर्स होती है वो आगे बढ़ते बढ़ते और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। जितनी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी उतना फिजिकल स्टेट का इफेक्ट ज्यादा बढ़ेगा, साफ दिख रहा है। तो इसके पीछे ये रीजन होता है। बोलो सबको क्लियर हुआ? इसलिए शुरुआत के मेंबर गैस, आगे लिक्विड, आगे सॉलिड मिलेंगे। ये ज्यादातर फैमिली में होता है। अगर आप एसिड पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, अल्कोहल पढ़ेंगे, सबके अंदर ऐसे ही मिलेगा। ओके, हो सकता है किसी में गैस ही ना हो, सीधा लिक्विड से शुरुआत हो रही हो, ये हो जाता है। तो वो फोर्स के डिफरेंस की वजह से। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पर, जिसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठ का क्षेत्र है। मोलिकुलर मास, जिसको हिंदी में कहते हैं अणु भार, इसका रोल होता है बहुत इंपॉर्टेंट। नोट कर दिया इसको। ये भी लिख लीजिए, जल्दी से देखिए, कोशिश करते हैं हमारा हाइड्रोकार्बन ऐड हो जाए। आज हमारी कोशिश ये रहेगी, टाइम बचेगा नहीं, जल्दी जल्दी कर लेना। मैं को पहले बता रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन जाते हो ना, तो आप रिवीजन में बहुत ध्यान दीजिए। जो पढ़ रखा है ना उसको भी रिवाइज करना शुरू कर दीजिए घर पे। दो तरह से स्टडी करिए, एक तो फ्रेश स्टडी होती है और एक जो पीछे कर रखा है उसको रिवाइज करिए। रिवीजन में बहुत फोकस करिए। जितना वो रिवीजन अच्छे से करेगा ना, उतना सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो हम लोग ऐसे ऑलरेडी कराते ही नहीं, हम तो ना रिएक्शन टाइप लेके चलते हैं। मैं भी यार रिएक्शन टाइप कराऊंगा, देखना। एक ही रिएक्शन लेके बैठेंगे ना, समझ नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं बनेगा। हमें तो रिएक्शन के टाइप से समझना चाहिए। अब ये जनरल एक फंडे बना के चलो दिमाग में, कैसे प्रॉब्लम को डील करना है। मल्टीपल फोर्सेस का रोल है यहाँ पे। चलो हटाओ मैं इसको। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आप जाके देख लो, जितनी भी टेस्ट सीरीज हो रही है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलता है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शायद मैंने भी रिसेंट कहीं देखा भी है, नीट में शायद लास्ट ईयर आ गया हो। बहुत इंपॉर्टेंट हो, फिर से मान के चलना आएगा ये। आज जरा सा अटेंशन पे करिए। देखिए, देखो आपको एल्केन्स के बारे में सिखाते हैं, एल्कीन्स अल्काइंस किसी को भी ले लीजिए। आप मुझे फिर से एक बात का आंसर दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? फिर वही आंसर, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, अंतर आणविक बल। सारा रोल जो होता है वो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस का होता है। जितनी फोर्स स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है, हाई होता चला जाता है। इसको समझो आराम से, सारा रोल इसी का होता है। और ये फोर्स कौन सी है यहाँ पर, वेंडरवॉल। और किसके ऊपर डिपेंड करती है, सरफेस एरिया। बस आप समझ जाइए, जितना मोलिक्यूल बड़ा होगा ना, उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ, अभी लिखेगा नहीं। जैसे मीथेन है, मीथेन को मैं इथेन से कंपेयर करूं, अब इथेन का मोलिक्यूल मीथेन से बड़ा होता है, नेचुरल सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट हायर। प्रोपेन का और भी हायर, ब्यूटेन का और भी हायर, पेंटेन का देखेंगे आप और भी हायर। बोलो आ रहा है समझ? चलता रहेगा ऐसे, बॉइलिंग पॉइंट ऐसे बढ़ता रहेगा। आप एनसीईआरटी में डेटा लिखा मिलेगा। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मिलेगी, देखो उसको रियलाइज करना। अब जैसे ब्यूटेन है, अब ब्यूटेन दो तरह से होती है, एन ब्यूटेन भी होती है और आइसोब्यूटेन भी होती है। उसके दो आइसोमर है। अब वो सवाल पूछेंगे, अब बताओ ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? बताओ, नॉर्मल का होगा या ब्रांचिंग वाले का होगा? नॉर्मल का। क्यों? करेक्ट करेक्ट, देखिए ब्रांचिंग एरिया घटाती है। सही कह रही है, बिल्कुल शी इज राइट। इसका सरफेस देखो, ये सीधा है बिल्कुल लीनियर जिसे कहते हैं। इसका सरफेस एरिया बड़ा है, ये ब्रांच होते ही इसका एरिया घट गया।
एरिया घटते ही फोर्स घट गई, बॉइलिंग पॉइंट घट गया। ये अल्टीमेट प्रिंसिपल है, हर साल आता है, महसूस करो आप। जितनी कोई चीज जिसका एरिया घटेगा ना वो उतना स्फेरिकल हो जाएगा, उतना स्फेरिकल, उसका एरिया घट जाएगा, नो डाउट। ये बोलो, इज इट क्लियर यू? और कोई चीज बिल्कुल सीधी है ऐसे एक लाइन में, उसका एरिया बड़ा होता है, वेल नोन है ये। अब जैसे मान लो मैं पेंटेन है, ये पेंटेन है, सबको पता है, मैं इसके तीन आइसोमर वेल नोन है, तीन आइसोमर होते हैं। एक नॉर्मल ले लूं, एक आइसो ले लूं, और एक ले लूं मैं नियो। बताओ इन तीनों में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका मिलेगा? नॉर्मल का मिलेगा, उसके बाद आइसो, देन नियो। बोलो आया सबको समझ? तो ऐसे बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना ना चाहिए, शायद नीट में इस बार आया भी था, फिर आने के पूरे चांस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कर लीजिए इसे कॉपी फटाफट। ये सब फैमिली की बात हो रही है, एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस सबको हमने कलेक्टिव स्टडी कर लिया। तो ना थोड़ा इसको बुक में से रीडिंग करो आप। जब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलता हूं तो मेरे से डिस्कस करो, कंफ्यूजन में शेयर करो। मैं ऐसे मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा, उसको पढ़ के देखना अपने आप, ठीक है ना? मेल्टिंग पॉइंट में सिमेट्री का रोल होता है, उसको आप थोड़ा रीडिंग करके देखिएगा अपने आप। लीजिए, हमारा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतना ही लेक्चर था, ये फिनिश हो गया। आज आपको मार्कोनी कॉप्सूल, एंटी मार्कोनी कॉप्सूल, ये सब सिखा दूंगा। आज के लेक्चर में सारा कवर कर दूंगा मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हुआ? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाके देखो, हर साल प्रॉब्लम है, शायद नीट में सब प्रॉब्लम थी या कहीं देखी तो मैंने, है याद आ रहा है। सब समझने वाली केमिस्ट्री, अभी कुछ भी ऐसा नहीं आया कि बहुत रटे हैं आप याद करें, प्लान से करोगे तो बहुत आसान लगेगा। चलो रब करें, चलो डन, इसको बाहर कर रहे हैं, फिनिश। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो अब ये है थोड़ा चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए ना, और मैं इसमें एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस सबको एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। लो मैंने ना शुरुआत करने जा रहा हूँ, एक रिएक्शन की स्टार्टिंग हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एक्चुअली रिएक्शन की। इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। नोट करिए हेडिंग जल्दी से, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में फिनिश करने जा रहा हूं, इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ऐसे पढ़ना था हमें, कैटेगरीज बना के। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है, और फिर इसके जितने भी केसेस सारे के सारे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो पहले अपनी नॉलेज से बताओ, ऐसी अपनी प्रीवियस नॉलेज से बताओ, ये रिएक्शन किन के अंदर होती है, मतलब कौन से कंपाउंड ऐसी रिएक्शन दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। चलो और बताओ। ऐसे नहीं, ये नहीं हमारी बात का आंसर है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन दिखाएगा, मैं बताता हूँ, आप नोट मत करिएगा। देखो अब इसे कोई लिखेगा नहीं, बिल्कुल भी एक साथ लिखेंगे। देखिए आप गलत कह रही थी, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब उस पर अटैक करने कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा। जब कहते हैं ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसका मतलब ये अटैक करने आया, और जब ये अटैक करने आया तो इसका मतलब वो कंपाउंड कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच है, रिच है, रिच है, समझ रहे हो? अभी लिखो मत, देखो पहली बात मैं लिख दूं, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसकी? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ दो फैमिलीज हैं जिनके अंदर ये रिएक्शन होती है, जिनका ये काम है रिएक्शन दिखाना, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। नोट पर कीजिएगा अभी। देखो ये रिएक्शन एल्कीन्स और एल्काइंस की है, दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पहली सबसे खास बात तो ये, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, वो दिखाते हैं रिएक्शन। इज इट क्लियर टू यू? एल्केन्स ही दिखाते, हम तो एल्केन्स ही पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन में, उनमें रिएक्शन होती ही नहीं है, उन्हें एडिशन करना ही नहीं होता। ये तो रिएक्शन एल्कीन्स एल्काइंस में होती है। देखो अब इसको महसूस करिए, देखिए अब इसको लिखेगा नहीं बिल्कुल भी, अब इसको फील करिए, देखिए क्यों। ये एक एल्कीन है, हमने इससे पूछा तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है, या ये अल्काइन है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है? बताओ क्या चाहती है? कि मैं इस बॉन्ड को खत्म करूं और इसे क्या कर लूं, सिंगल बना लूं, अपने आप को सेचुरेट कर लूं, सेचुरेट संतृप्त कर लूं। इनके पास अनसेचुरेशन है, ये एडिशन करना चाहती है, ये भी चाहता है कि मैं एडिशन करूं। एडिशन तो अगर साफ दिख रहा है भाई, एडिशन में तो इंटरेस्ट है ही इनका, ये तो पता लग ही गया। अब सवाल है एडिशन कौन सा हुआ,
अब आप देखिए फिर इनका स्ट्रक्चर, इनके पास पाई बॉन्ड है। जब पाई बॉन्ड बनता है ना, तो उस कंपाउंड के ऊपर नीचे ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। देखो इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, क्लाउड। इलेक्ट्रॉन का एक बादल बन गया, क्लाउड बन गया। अब बताओ इस क्लाउड पर अटैक करने कौन आएगा? जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो वही आएगा। इलेक्ट्रॉन रिच नहीं आ सकता, रिच आएगा तो यहां से रिपेल हो जाएगा। जो लविंग होगा वही यहां आ सकता है, और कोई आएगा ही नहीं। सोच के देखो आप, इलेक्ट्रॉन लविंग ही तो यहां पर आएगा। एग्री? इसी बात है। तो नो डाउट साफ दिख रहा है यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखो पता लग गया। अब मैं इसी को डिटेल में कराऊंगा, बहुत डेप्थ में। करें स्टार्ट। देखो अभी भी किसी को लिखना नहीं होगा। चलो यहाँ तक पहले क्लियर है ना? यहाँ तक तो कोई इशू नहीं। चलो ये सेंटेंस लिखो फटाफट, जल्दी से जो करना है करो, आप हाईलाइट करो। क्विक। महसूस रटो मत, देखो रटने के लिए कोई नहीं कह रहा आपसे। इसको रटना नहीं कहते, इसको आप ना बार बार रिवीजन करेंगे ना तो दिमाग में बातें जाएंगी, याद रहेंगी। आप घर पे कोई भी चैप्टर करते हैं ना, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना, बस मेरे को आ गया, उसका फिर रिवीजन करो, उसका फिर रिवीजन करो। चाहे बायो है, चाहे आपकी फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री। रिवीजन बहुत जरूरी है, बार बार करिए उन चीजों को। बताओ स्टूडेंट्स, क्लियर है? जैसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, देखो आपके सामने क्लियरली एडिशन हो। ठीक है, अब करें इसको। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू नहीं। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, देखो। अब मैं रिएक्शन शुरू करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन स्टार्ट करते हैं, डिटेल है बिल्कुल। अब कर दूं? चलो। अब देखो सब बच्चे जरा टेंशन पे करना। अब मैं इसमें स्टार्ट करने जा रहा हूँ पहले हेलोजिनेशन। शुरुआत हेलोजिनेशन से करूंगा, एक साथ लिख लीजिएगा जरा प्लीज। देखो जैसे एक बड़ी सिंपल सी रिएक्शन कभी सब लोगों ने 11th 12th में की है। ये मेरे पास एक एल्कीन है, इसकी रिएक्शन आप क्लोरीन से करा दीजिए, क्लोरीन। बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा। एक कार्बन के पास एक क्लोरीन चला गया, दूसरे के पास एक क्लोरीन चला गया, बीच का बॉन्ड कैसा हो गया? सिंगल। है ना? कितनी कॉमन सी बात है। एडिशन लिखे नहीं बिल्कुल भी अभी। मैं ऐसी ब्रोमीन का एडिशन कर देता हूँ। अब मैं ब्रोमीन का एडिशन करने जा रहा हूँ। देखिए ब्रोमीन के एडिशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखो पहली बात तो ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर की होती है, रेड ब्राउन। है ना? ब्राउन भी कह सकते हो आप। ये ब्राउन कलर की गैस है। जब ये एडिशन करेगी ना, तो इसका ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा। इसका ब्राउन रंग जो कलर था ना, वो गायब हो गया। सोच के देखो, आप लैब में केमिकल यूज कर रहे हो, ब्राउन कलर गैस, जैसे ही आपने उसमें डाला उसका कलर ही गायब हो गया। पता कलर गायब होने से क्या होता है? इससे रिएक्शन के पूरा होने का प्रूफ मिल गया, इंडिकेशन मिल गया। देखो आप ध्यान सोच के देखो ना। भाई आपने कोई चीज ब्राउन कलर की ली थी, थोड़ी देर के बाद वो कलर ही डिसअपियर हो गया, इसका मतलब क्या, कोई रिएक्शन हो गई। रिएक्शन होने का सबूत मिल गया। आपको पता हो शायद, देखो आपको ये बात मालूम हो, ब्रोमीन जो होती है ना, ब्रोमीन क्या करती है? हेल्प करती है इन टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। वेरी गुड। इसका रोल होता है असंतृप्तता का टेस्ट करना, परीक्षण करना। वो मुझसे कह रहा है कि लैब में कि इस कंपाउंड के पास अनसेचुरेशन है, प्रूव इट। मैं ब्रोमीन डाल के देख लूंगा। अगर ब्रोमीन का रेड ब्राउन कलर गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, इसका मतलब वहां अनसेचुरेशन, असंतृप्त है। देखो रिएक्शन का कितना इंपॉर्टेंट काम है। और आपको एक बात बताएं, देखो आप तो शायद प्रैक्टिकल भी इतने नहीं करते हैं। ये जो ब्रोमीन है रेड ब्राउन कलर की होती है पक्का। जैसे आप इसे मार्केट से खरीद के लाओ। आप मार्केट जाओ, मैं भी केमिकल की शॉप बता रहा हूँ, वहां से ब्रोमीन लेने के लिए जाओ। देखो आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा। ब्रोमीन जो मिलेगी वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, गैस नहीं होती, लिक्विड। बड़े बड़े इसके जैसे जैसे इंजेक्शंस होते हैं ना, इस तरह की पैकिंग होती है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में मिलती है। लेकिन जैसे इसको लैब में आप खोलोगे ना, जैसे मान लो आपने स्पीकर में डाल दिया, इसकी ना वेपर बनने लग जाएंगी। देखो इसकी फ्यूम बनने लग जाएंगी। पता है, ये फ्यूम ना इतनी डेंजरस होती है। मान लो किसी ने कोई प्रैक्टिकल कर रहा है, और ये फ्यूम उसके, जैसे कोई सांस लेगा तो फ्यूम उसकी बॉडी में जाएगी। ये फ्यूम ना एकदम से ना थ्रोट के ऊपर, गले पे अटैक करती है। ऐसा लगता है बस दम घुट रहा है, या तो बस मरने वाले हैं, सांस ही ले जाना। इसकी वेपर इतनी डेंजरस होती है। अच्छा फिर क्या होता है, जब ये उड़ेगी ना तो वेस्ट भी हो रही है। मान लो हमने मास्क लगा लिया, हम बच गए थोड़ा वेपर से, लेकिन ये वेस्ट तो हो रही है। तो हम क्या करते हैं लैब में ना, ब्रोमीन में ना, ब्रोमीन को ऐसे नहीं खोलते सीधा डाल दिया, इसके साथ एक सॉल्वेंट ले लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड।
ये सॉल्वेंट ले लेते हैं, विलायक कहते हैं। इस विलायक में घुल जाती है, फिर ये उड़ती नहीं, फिर ये उड़ेगी नहीं। दैट्स इंटरेस्टिंग। ये उड़ के बाहर नहीं जाएगी। तो आप कभी देखना, जब आप जैसे कोई बुक करोगे ना, आपको ना बुक में ऐसे लिखा मिलेगा, ब्रोमीन के साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसे लिखा मिलेगा। रिएक्शन नहीं कर रहा ये, रिएक्शन नहीं कर रहा, ये सॉल्वेंट है बस, बस लिखते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये कॉम्बिनेशन भी चलता है, अकेले ब्रोमीन भी चल जाती है, बहुत सारा डाउट। बट इससे कंफ्यूज ना होना कि CCl4 क्यों दे दिया, सॉल्वेंट है ये तो। इसका काम होता है टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। बोलो आया सबको समझ? अभी ना मैं आपको इसके अंदर और बहुत सारी केमिस्ट्री बताऊंगा, अभी सिखाऊंगा इसका मैकेनिज्म वगैरह। तो मैंने एक जनरल बातें बताई, नोट करो उसको फटाफट, ये मैं पता होनी चाहिए, देखिए तब हम एक तरह से फाइट से आते हैं। ठीक है। Has to unsaturate the gas. ये बच्चे क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए सुनिए, कोई थोड़ा बहुत एकेडमिक की बातें हो गई, 11 के बच्चे को पता होता है इतना, तो थोड़ा ना इसकी डेप्थ समझने की कोशिश करता है। देखो अब सब अटेंशन पे करा दे। अब क्वेश्चन है इसका मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन कैसे होगी। देखो आपको इसका मैकेनिज्म क्लियर करना है। हम इस रिएक्शन को हैलोजिनेशन बोलेंगे। देखो हैलोजन जो होती है वो मोलिकुलर फॉर्म में होती है, मोलिकुलर, ये हैलोजन का मोलिक्यूल ऐसे अणु कहते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से होती है ये। अब जैसे ये एल्कीन है, जब ये एल्कीन से रिएक्शन करने जाएगी ना, पता क्या हुआ, देखो देखो अब समझने की कोशिश करा। देखो इसके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। उस क्लाउड ने क्या किया, देखो देखो मैं समझाता हूँ थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको फील आए। जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं ना, तो क्या होगा, इस क्लाउड की वजह से ना इसके अंदर क्या आ गई, पोलैरिटी आ गई। देखो जैसे ये पेयर रखा था, ये पेयर हल्का सा इधर चला गया, क्या आ गया इसके अंदर, इसे कहते हैं पोलैरिटी। इंड्यूस डायपोल कहते हैं, इंड्यूस डायपोल। ध्रुवीयता आ गई, पहले नहीं थी, अब आ गई, इसकी वजह से आ गई। जब ये इसके पास आया, तो इसके क्लाउड ने स्पेयर को रिपेल कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। आपने कभी देखा, कुछ चीजें हमारे अंदर होती नहीं है, हमारे एनवायरमेंट से आ जाती है। देखिए अच्छा आपका सिलेक्शन हो, आप किसी मेडिकल कॉलेज में चले गए, सोच के देखो जब किसी बहुत अच्छे कॉलेज में आप जाओगे ना, आपको वहां स्टूडेंट कैसे मिलेंगे। एक तो इंडिया की अलग अलग स्टेट से होंगे, टॉपर बच्चे होंगे वैसे। पता लगा आपके पास कोई बच्चा साथ में रहता है, वो पंजाब बोर्ड का टॉपर, को राजस्थान से है वो टॉपर है, को केरला से है वो टॉपर है। आपको टॉपर बच्चे मिलेंगे, और एक से एक बच्चे, तो कोटा में स्टडी कर रहा था, को कहीं कर रहा था, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मतलब अच्छे बच्चे मिलेंगे। उनको देख के भी कुछ चीजें आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी, यार मैं भी ऐसे करता हूँ, अब मैं भी ऐसे किया करूंगा, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था। तो ऐसे इसे कहते हैं इंड्यूस होना। तो इसने इसके अंदर डायपोल इंड्यूस कर दिया। अब क्या होगा, ये वाला स्पीशी
यहाँ पे ऐड होने की कोशिश करेगा, बिकॉज ये कौन है, इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होगा, देखो मैं आप सीधा थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा। क्या होता है यहां से ना, ये बॉन्ड टूटता है और ये जो होता है ना एक्स प्लस, जिसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ये यहाँ पे अटैक करने जाता है। अटैक करने आ गया। और देखो आपको सुन के शायद आपने पहले कहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, यहां पर एक ऐसा इंटरमीडिएट बनता है। इस रिएक्शन में एक ऐसा इंटरमीडिएट बनता है, इसे पता क्या बोलते हैं, साइक्लिक हेलोनियम आयन। क्या कहते हैं, देखो इस साइकिल बनी हुई है, चक्कर बना हुआ है, हेलोनियम। हेलो का मतलब यहां पर कौन है, हेलोजन। और ईएम का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसको साइक्लिक हेलोनियम आयन कहते हैं। ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट कंपाउंड। इसके बनने के बाद अब जो वो एक्स नेगेटिव बचता है ना इसमें से, वो किसी एक कार्बन पे अटैक करने आता है ऐसे, और ये बॉन्ड टूट के यहां से अलग हो जाता है और ये यहाँ के जुड़। देखो अब यहाँ पे ना एडिशन हो गया। अब जाके देखो एडिशन हुआ, इसे पता है केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, एंटी एडिशन। क्या कहते हैं इसको, एंटी एडिशन। इसको एंटी एडिशन कहते हैं, एंटी। अभी कल परसों मैंने वर्ड कहा था सिन एडिशन, याद करो। इसका नाम होता है एंटी एडिशन। देखो थोड़ा सा अगर आईआईटी की प्रॉब्लम करनी हो ना, तो इस तरह से थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ता है। अब आपके यहाँ ज्यादा है नहीं, फिर भी देखो मैं चाहता हूँ आप चीजों को सीख के जाओ। सैक्लिक हेलोनियम आयन ये बनता है इसके अंदर। अभी मैं इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन कराऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्वेश्चन कराऊंगा। आपको आया कुछ समझ, हाँ फील आई। दोबारा देखो, हम लोग हेलोजिनेशन कर रहे हैं, हेलोजन का एडिशन हो रहा है। ब्रोमीन रेड ब्राउन कलर की है, उसका एडिशन हुआ, उससे टेस्ट हुआ सेचुरेशन का। पहली बात तो ये हो गई, वो तो बड़ी कॉमन सी बात है। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ रिएक्शन हुई कैसे है। एक तो रिएक्शन का ये अटैकिंग स्पीशी है, इलेक्ट्रोफाइल। ये कौन है रिएक्शन का, इंटरमीडिएट। इसका नाम है सेक्लिक हेलोनियम आयन। और फिर दूसरी हेलोजन ने देखो इसकी एंटी साइड से, उल्टी साइड से अटैक किया। इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, एंटी एडिशन। इसको एंटी एडिशन कहा जाता है, एंटी उल्टा। दोनों हेलोजन के उल्टे बैठे हुए, देखो एंटी एडिशन इसको बोलते हैं। अभी मैं इसके ऊपर ना एक बड़े फैंटास्टिक सा क्वेश्चन कराता हूँ आपको ना, आप है ना इसको कॉपी करिए प्लीज। समझ, क्लैरिटी बनी। Reaction occurs through cyclic halonium ion, who's the attacking species, and whatever addition is it. तीन कॉलम देखो यहाँ पे बनती है, इसको बोलते हैं साइक्लिक इंटरमीडिएट। दैट्स इंटरेस्टिंग, रियलाइज हुआ।
और एक बात तो बताऊं, जब ये X प्लस था ना यहाँ पे, ये दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हुआ, तो इसने दोनों कार्बन को पॉजिटिव बना दिया, मतलब उनको इलेक्ट्रॉन नीडी बना दिया। और ये कौन था? रिच। तभी तो अटैक करने के लिए आया, देखो जी। जब ये अटैक करने के लिए आया, इलेक्ट्रॉन रिच था, ये न्यूक्लियोफाइल था, और ये इलेक्ट्रोफाइल था। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को तो हेल्प करनी होती है। और बच्चे क्लियर हुआ? अब देखो मैं यहाँ पे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन क्रिएट करूंगा, देखो। ये डजंट मैटर ना, आईआईटीज में आया हुआ है, इसको लेकर डरना नहीं है। लेकिन इसे करके ना बहुत चीजें हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे मान लो किसी ने आपको ये कंपाउंड दिया, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, लाइक वी हैव टेकन एयर एक्वस NaCl। एक मिनट, ये ले लेते हैं, साथ में ब्रोमीन भी, एंड ब्रोमीन। और किसी ने पूछा इसका रिजल्ट बताओ क्या बने। ब्रोमीन के साथ एक्वस NaCl, चलो चलेगा, इट विल गो। ये पूरा कॉम्बिनेशन है, और इसका रिजल्ट पूछा क्या बने। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम को डील करके दिखाऊंगा। अब देखो आपने समझना है अच्छे से इसमें क्या क्या बनेगा, इसके रिजल्ट्स बहुत सारे होंगे, अगर सब अटेंशन पे करना। अब मुझे पहले बताओ इसका अटैकिंग स्पीशी कौन होगा। हाँ, अटैकिंग स्पीशी वही है, ब्रोमीनियम आयन, और कोई है ही नहीं। Br प्लस के अलावा और कोई अटैक करने जाएगा नहीं। देखो यहाँ पे Cl माइनस है, वो क्यों अटैक करने आए। Na प्लस है, मेटल कभी अटैक करने नहीं आती है। मेटल आयन तो बहुत बड़ा होता है, वो कभी नहीं अटैक करता है। वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, वो कभी नहीं आएगा। यहाँ पे अटैक करने कौन आएगा? Br प्लस, ब्रोमीनियम आयन। और अभी मैंने आपसे कहा था जब वो अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन जाएगा। बताओ ये स्टेप क्लियर हुआ? ठीक है, बड़ा कॉमन सा फंडा है, और यहाँ पे एडिशन हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ सुनो। अब जब ये स्टेप हो गया, आपको पता है ब्रोमीन ने दोनों कार्बन को परेशान तो किया ही हुआ है, अब उनको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो अटैक करने कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन रिच। देखो अब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो ये Cl माइनस बैठा है, ये भी अटैक करेगा, फैक्ट है। Br माइनस बैठा है, वो भी अटैक करेगा। और वाटर बैठा है, वो भी अटैक करेगा। देखो तीनों न्यूक्लियोफाइल है। देखो ऑर्निक को सोचना पड़ता है इस तरह से। ये सब जब आप बुक में से क्वेश्चन करेंगे, चीजें अपने आप आती हैं, लेकिन प्रॉब्लम करने से रियलाइज होती है। देखो समझाओ आराम से, यहाँ पे अटैकिंग स्पीशीज तीन है, जो मतलब बाद में अटैक करने आ रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल ये भी है, ये भी है, ये भी है। फील करो आराम से, ये नहीं सिर्फ ब्रोमीन को जोड़ के दिखा दिया। भाई और भी तो अटैकिंग स्पीशी है, Cl माइनस भी तो है, वाटर भी तो है। देखो अब यहाँ पे तीन रिजल्ट बनते हैं। आपको सुन के सरप्राइज लगेगा, इस रिएक्शन के तीन प्रोडक्ट बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन आईआईटीज में आता है ना, मोर देन वन, तो मोर देन वन में ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी बन जाती है वहां पे। अब देखो बताऊंगा आपको मैंने प्रॉब्लम क्यों कराई। देखो तीनों एंटी एडिशन, तीनों एंटी एडिशन है। चलो तीन रिजल्ट आ गए। अब आप एक चीज का सिलेक्शन करो सब बच्चे मिलकर, बताओ इन तीनों में से मेजर कौन, सबसे ज्यादा कौन बनेगा, फर्स्ट, सेकंड, या फिर थर्ड। विच वन इज मेजर प्रोडक्ट, करो एक सिलेक्शन करो आप भी, थोड़ा सा लॉजिक बना के, तुक्का नहीं मारना है, बस हो सकता है। चलो रीजन बताओ, वाई इज फर्स्ट। हाँ जी, समझा नहीं मैं। इससे क्या होगा? अगर एक तरफ क्लोरीन आ रहा है, एक तरफ ब्रोमीन आ गया, तो ये क्या बात है? वहां एक तरफ ब्रोमीन है, दूसरी साइड भी ब्रोमीन है। ना ना ना, कोई कोई साइंटिफिक बात बताओ ना, जो जो आपके रिजल्ट को फेवर करे। ऐसे कहने से बात नहीं बनेगी ना, वहां ब्रोमीन को बताओ इन तीनों में एक मेजर है, ज्यादा परसेंटेज बनेगी उसकी, कौन है वो? करो करो सिलेक्शन करो। मैं सिखा देता हूँ, अगर नहीं बता पा रहे तो मैं सिखा देता, बता रहा है किसी को? हम्म, ये है मेजर। बच्चों ये वाला मेजर है। अब सुनो क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे अटैक करने की बारी आई। अटैक करने के लिए ये भी था, अटैक करने के लिए ये भी था, और ये भी था। अब आप सोच के बताओ, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? ये वाला। तो उसके पीछे रीजन है ऑक्सीजन का स्मॉल साइज, छोटा होना। हाँ ये तो बड़े बड़े होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन तो बड़े बड़े होते हैं, अपनी फैमिली में नीचे बैठे हुए हैं। और ऑक्सीजन अपनी फैमिली में सबसे ऊपर बैठी हुई है, छोटी है। अब छोटा एटम तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता ही है, इसका फायदा मिल गया इसको। इसलिए ये कंपाउंड कौन है? मेजर। बताओ आया समझ नहीं आया? बताओ, देखो देखिए थोड़ा सा ना, वो सिर्फ हमें देखो एक काम और करना,
अगर आप घर पे बहुत ना पढ़ पाए ना, आपको लगे कि बहुत ज्यादा स्टडी मेरे से हो नहीं पा रही है, टाइम नहीं मिल रहा, वट एवर, पीवाई क्यूज करना शुरू कर देना। अपने 10-20 साल के मैं करवा दूंगा आपको हर चैप्टर की, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। एक कॉमन बुक सब खरीद लो आप, ऑनलाइन मंगवा लो, एक कॉमन बुक ले लो कोई भी, एमटीजी की ले लो, चाहे किसी की भी, अरिहंत की ले लो, पीवाई क्यूज होने चाहिए। 20 सालों के पेपर है आपके पास, उससे करवाने की जिम्मेदारी मेरी, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर, मैं करवा दूंगा आप। यहाँ बैठा के सारे क्वेश्चन फटाफट बैठो, आप भी 2-2 3-3 घंटे में अभी बैठूंगा और क्वेश्चन करा के जाएंगे, समझा के लॉजिक के साथ, रटवाएंगे नहीं, रट्टे नहीं मारने, समझने होंगे। ये सब चीजें तभी देखो जरूरी है ना, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, अप्लाई भी करना आना चाहिए। तो घबराओ नहीं, आप में भी स्किल आएगी, लेकिन वही है बस। देखो एक बात और है, देखो अभी क्या हो रहा है, आजकल क्या है, अब सब सब बोर्ड एग्जाम में लग गए, अब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं, 18 से हो रहे हैं, बोर्ड के भी, यूपी बोर्ड भी स्टार्ट हो रहे हैं। अब जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे ना, सीबीएसई बोर्ड में ये शेड्यूल है कि 18 को शायद पहला एग्जाम फिजिकल एजुकेशन है, 21 में फिजिक्स है, 27 में केमिस्ट्री है, और 27 के बाद शायद 12 में नेक्स्ट मंथ, दैट इज कॉल्ड आई थिंक इंग्लिश है, या फिर 27 और नेक्स्ट मंथ बायो है, इतनी दूर। मतलब हमने तो बोला हुआ है स्टूडेंट्स को भी, आपको भी, कि जैसे ही आप 27 को फ्री होते हो ना, सारा पीछे का रिवीजन वगैरह करना शुरू कर दो। तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज है, मैं यहीं पे कराऊंगा आपको सब चीजें। आप ले लो एक कॉमन बुक, क्या 200-250 रुपए की बुक आई, कंजूसी नहीं करनी बुक लेने में, इससे ऊपर नहीं बुक आ रही है, क्या है लाइफ के लिए इन पैसों की वैल्यू है क्या? जब बन जाओगे ना, तो ऐसे तो बताओ, नोट छट से लुटा देना, आप इतने पैसे होंगे आपके पास, हो गए नहीं होंगे, इसलिए इसको कंजूसी मत करना कि यार कौन लेगा, लापरवाही नहीं, कॉमन बुक ले लो सब मिलके। अब ये नहीं करे कि आपने लग ली आपने लगी, एक कॉमन बुक ले लो, जो आपका मन करता है, हम उसको ऑनलाइन मंगवा लो और मैं आपको यहाँ पे करा, 20 सालों के कम से कम एमसीक्यूज तो आपको आते हो ना, फिर भी बहुत हेल्प मिल जाती है। बाकी आप खुद रिवीजन करना शुरू करो, उसका डाउट लेके आओ, मना नहीं कर। अब ये क्लियर हो गया? ठीक है ना, अब आगे चले, ये डिस्कशन पूरा हुआ, ठीक है, आप कॉपी कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी से करना है, पढ़ो, देखो मेहनत करो, जी जान से लग जाओ, अभी 2 ढाई महीने हैं, अभी तो ये सब जीत सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। करवाने की जिम्मेदारी हमारी, सारा चीजें हम करवा देंगे, लेकिन बस वही है ना, बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करनी, स्मार्ट स्टडी, रिवीजन हो सब बातों का। मैं पीवाई क्यू इसलिए करवा रहा हूँ, देखो भी, जब सारा आपने कर लिया बुक्स में से, अगर आपको लगे कि मैंने सब कर लिया, मैं क्या करूँ, पीवाई क्यूज हमारे पास है, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। इवन जेई मेंस हुआ, देखो अभी चल रहा था ना जैन में, बच्चों ने दिए, वो वाले क्वेश्चन भी करने चाहिए लॉजिकली। जो लोग कोटा वोटा में होंगे ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने वाले क्वेश्चन भी करके देखें, वो भी करते, वो ठीक है, बहुत ज्यादा मैथ्स वाले मत करो, लेकिन कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन तो होते हैं ना, कम से कम उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री को देखनी होती है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आजकल ऑनलाइन इतने अच्छे अच्छे ऐप है, सब अवेलेबल है। एक होता है ना कि मुझे बुक्स इतनी सारी खरीदनी पड़ेगी, कौन जाए, टाइम नहीं है, वट एवर जो भी है, तो ऐप पे सब मिल रहा है। देखिए आप लोग मेहनत करेंगे तो हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, आप नहीं करेंगे तो यार छोड़ो, सिलेबस पूरा हो गया, हम भी अपने घर जाए, तो फॉर्मेलिटी रह जाती है सिर्फ वो ना। बायो है, अब बायो को लर्न करिए, आपको यहाँ पे भी टाइम मिले ना तो ग्रुप बना के पढ़ा करो, टाइम नहीं वेस्ट करना। एक एक चैप्टर कॉमन लेके बैठ गए और उसकी प्रॉब्लम्स करने लगे, बैठ गए डिस्कशंस करे, कुछ चीजें सुन सुन के याद हो जाती है। बहुत सारी बायो ऐसे आपस में वो नहीं करना कि ये यार इसका सिलेक्शन हो रहा है मेरा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छे फ्रेंड हो, 5-6 लोग मिलकर रहो, वो तो गॉड नोज वहां पे क्या होगा, लेकिन एक दूसरे को हेल्प जरूर मिलेगी। ऐसी फिजिक्स से भी हो जाएगा। चलो अब क्लियर हुआ ये। अब आगे से भूलना नहीं कि रिएक्शन किसके थ्रू हुई है, बताओ, साइक्लिक हेलोनियम आया, ऐसे याद होना चाहिए। अटैकिंग स्पीशी कौन था, एक्स पॉजिटिव, जैसे बी आर पॉजिटिव, सी एल पॉजिटिव, ठीक है। एंटी एडिशन, ये 3 वर्ड याद रहने चाहिए बस, खत्म। अब इसको हटाते हैं यहां से। अब मैं आपको यहां पे कराता हूं एक अल्टीमेट डिस्कशन, उसको बोलते हैं एडिशन ऑफ एच एक्स। एच एक्स का मतलब होता है हाइड्रोजन हैलाइड। अब देखो ये है सुपर टॉपिक, और उम्मीद है इसका भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलो अब लिखना बंद कर दो। देखो जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, मैं इस पे ना एच एक्स का एडिशन करना चाहता हूँ, एच एक्स मैं भी करके दिखाऊंगा बहुत अच्छे से। वैसे तो मैं सिंपल एच एक्स का एडिशन कर देता हूँ, कहीं भी एच और कहीं भी एक्स लगा के रिजल्ट बना दिया।
एक्स का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ही है, सबको पता है। ठीक है, अभी लिखना नहीं होगा। अब देखो मैं इसका पूरा पहले आपको अच्छे से मैकेनिज्म क्लियर कर दूं, रिएक्शन कैसे होती है। देखो जो रिएक्शन की शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है। ये जो एच एक्स होता है ना, ये ऐसे ब्रेक हो जाता है। किस किस में? एच पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव। सबको पता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। एस सी एल होगा ऐसे टूटेगा, एच बी आर टूटेगा। अटैक करने कौन जाएगा? एच प्लस। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री आ रही है। जब ये अटैक करने आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, बोलो होगा नहीं होगा? और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी बन जाएगा, दैट इज टर्म्ड एज कार्बोकेटायन। देखो इसका इंटरमीडिएट ये है। उस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन था? साइक्लिक हेलोनियम आयन। इसमें कौन बनता है? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन बनने के बाद ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर अटैक करने कौन कर देते हैं? कौन आता है? न्यूक्लियोफाइल। अब अटैक कौन करता है इसके ऊपर? एक्स नेगेटिव। और हमारा रिजल्ट ये है। देखो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, बस दोनों का तरीका अलग अलग है। वो किसके थ्रू हुआ था? साइक्लिक हेलोनियम आयन। ये किसके थ्रू हुआ है? थ्रू कार्बोकेटायन। अभी लिखिएगा नहीं प्लीज। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट स्पीशी बन गया इसके अंदर, कार्बोकेटायन। आपको कार्बोकेटायन की केमिस्ट्री बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कार्बोकेटायन की। अच्छा आप बता सकते हो इसमें से आरडीएस कौन है? आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन से वाला है? जी वाला। ये इसका आरडीएस है, क्योंकि ये सबसे स्लो स्टेप होगा। क्लियर? इसलिए रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये बात सबको आ रही है समझ? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सोच के देखो आराम से, अगर क्योंकि ये जितना स्टेबल होगा उतना आपका ये स्टेप फास्ट होगा, और जितना ये स्टेप फास्ट होगा उतनी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। दैट्स इंटरेस्टिंग। सब कुछ इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करना है, सब कुछ इस इंटरमीडिएट के ऊपर अटैक करना डिपेंड करना है। एक बात और बताऊं आपको, काइनेटिक्स का ग्राफ बना के दिखाऊं? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। रिएक्शन दो स्टेप में पूरी हुई ना, देखो। अपना देखो दो स्टेप माने जाएंगे, इसको स्टेप नहीं काउंट करेंगे। ये तो इसका डिसोसिएशन था। जब तक इसका पार्टिसिपेशन नहीं है, स्टेप नहीं काउंट होगा। ये टू स्टेप प्रोसेस है। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? टू स्टेप प्रोसेस में ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो बच्चे। आपको शायद वो ये ना जीओसी का रोल सारा। टू स्टेप प्रोसेस में दो हम्प बनाने पड़ते हैं, आपको पता होगा शायद। दो हम्प बनते हैं। ये टू स्टेप प्रोसेस है, इसलिए दो बार मुझे ऐसे करना पड़ रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात और, आपको पता है यहाँ पे कौन बनता है? यहाँ बनता है इंटरमीडिएट, और यहाँ पे क्या बनते हैं? ट्रांजिशन स्टेट्स बनती है। अच्छा आपने एक चीज महसूस करी है, पहले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी, ये पहला स्टेप है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। इसका मतलब पहला स्टेप क्या है? स्लो है। तभी तो वो आरडीएस है। आ रहा है सबको समझ? देखो फील करो। रटने की बात को कर ही नहीं रहा, अभी याद नहीं करवा रहे आपसे, लॉजिक बना रहे हैं। तो इन चीजों को समझो, आप ये भी समझो, ये भी, ये सब क्लियर करके जाओ अच्छे से, बिल्कुल। बताओ यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा वो कार्बोकोटाइन की प्रॉब्लम पता है? कार्बोकोटाइन में रीअरेंज, खुद को रीअरेंज कर सकते हैं कार्बोकोटाइन। पढ़ाया सर ने, जीओसी में कराया, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। मेरे को चांस मिलेगा मैं भी कराऊंगा, तो इस सर कराएंगे जैसे भी होगा। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कार्बोकोटाइन का, रीअरेंजमेंट। एक और बात बताऊं, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 शेप कैसी है? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो अटैकिंग स्पीशी को अटैक करने के चांस कितने मिलते हैं? दो मिलते हैं, फ्रंट एज वेल एज बैक। जैसे एसएमवन रिएक्शन में होता था, इफ यू रिमेंबर। एसएमवन में कार्बोकोटाइन नहीं बनता था, वहां भी तो अटैक के दो चांस थे। ये भी तो कार्बोकोटाइन है, प्लेनर शेप है, अटैक के दो चांस होंगे। इट इज क्लियर? यहाँ पे रेस्माइशन के चांस होंगे। रेस्माइशन याद करो, एसएमवन रिएक्शन वाला प्रिंसिपल। एक बार ऐसे कॉपी करो आप। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। वो करनी है, यही करनी करेंगे, देखो पहले आते आदत हो जाता है। लाइफ में बायो में फुल मार्क्स ले आते हैं आप, 360 आउट ऑफ 360। कितने कम रह जाते हैं? चलो कोई बात नहीं, 340 350 अगर आ रहे हैं तो नॉट बैड। और जिन लोगों के नहीं आ रहे हैं तो ला सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, टाइम है।
बायो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा ना। अभी मेरी केमिस्ट्री है इतनी स्ट्रॉन्ग करेगा, इसलिए वो बात में बताओ को प्रॉब्लम आए किसी को कुछ नहीं है। मैं बोल रहा एक कॉमन बुक ले लो, डजेंट मैटर ये अलाउड भी ना करे तब भी हम क्लास कर लेंगे। इनसे कह देंगे ये नहीं होती रिकॉर्डिंग वगैरह, वो कुछ छोड़ो, वो कोई इशू नहीं, हम अपनी वैसी क्लास कर लेंगे। अगर 20 ईयर्स भी करते हैं, 1 साल का एक पेपर एक दिन में 20 दिन में निपटा डालेंगे हम। और समझा के करेंगे, रटेंगे भी ना, ऐसे नहीं कि मशीन करते जाएंगे, लॉजिक के साथ करेंगे। देखो एक कॉमन बुक देख लो मार्केट में क्या बेस्ट है। चलिए बच्चे, होपफुली क्लियर हुआ ये सबको, आया समझ? ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री आपको शेयर करते हैं, अब करें इसको। चलो देखो, अब जरा सब ध्यान देना। मान लो मैं इस कंपाउंड के ऊपर HCl का एडिशन करता हूँ, ठीक है, मैं इसके ऊपर HCl का एडिशन कर रहा हूँ। आप जानते हैं किस कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा और किसके पास क्लोरीन जाएगा? दोनों सेम है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल, एक समान। आप कहीं भी हाइड्रोजन और कहीं भी क्लोरीन लगा सकते हैं। आ रही है बात समझ? कॉमन सी बात है, कहीं पे लगा दीजिए। अब सुनिए, अगर ये एल्कीन होती, अब मान लीजिए ये एल्कीन होती, वो पूछे इसमें क्या होगा? एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, अजय सर नमस्कार सर, ठीक से कर दिया तो सर कल आ रहा हूँ मैं। हाँ जी, जी जी जी, बस ठीक है, बढ़िया हूँ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है, मैं इसे बहुत ठीक है। देखिए सुनिए, देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, ये जो एल्कीन है ना, ये अनसिमेट्रिकल है। देखो बच्चे, ये अनसिमेट्रिकल है और ये भी अनसिमेट्रिकल। देखो दोनों अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल समझते हो, दोनों असमान, जिसको हिंदी में बोलते हैं। अब क्या होता है जब दोनों अनसिमेट्रिकल हो, एक रूल लगता है। सुना आपने रूल? मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स रूल, वो रूल ये बोलता है, अगर दोनों अनसिमेट्रिकल है, बच्चों ध्यान देना, जिसको ऐड कर रहे हो उसका निगेटिव वाला पार्ट जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होंगे वहां जाएगा, मेनली वहां जाएगा। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड क्या बन गया? मेजर। ये कंपाउंड क्या बन गया? मेजर। और वो वाला कंपाउंड क्या बन गया हमारा? माइनर। बोलो सब अच्छे एग्री है? दैट इज कॉल्ड एज माइनर नॉन, ये हमारा माइनर कंपाउंड माना जाता है। बोलो आया कुछ समझ? देखो अभी नोट मत कीजिएगा, इसे कहते हैं मार्कोनिक ऑप्शन। मार्कोनिक ऑप्शन की शर्त ही यही है, एक तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में लगता है, और दोनों का अनसिमेट्रिकल होना जरूरी है, दोनों असमान होने चाहिए, तब लगता है रूल। तो निगेटिव वाला पार्ट जिस कार्बन के पास H कम होंगे वहां चला जाता है। ये देखो वाला कंपाउंड मेजर है, वो माइनर है। अगर मैं ऐसी एक एग्जांपल वो ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, देखो एक ऐसे ही केस वो ले लेते हैं, यहां भी यही चलता है। देखो पहले आप महसूस करो, क्या हमें मार्कोनी कैप्सूल लगाना चाहिए? क्या ये अनसिमेट्रिकल है? यस। क्या ये अनसिमेट्रिकल है? यस। वी मस्ट अप्लाई दिस रूल, और रूल को अगर फॉलो करते हैं तो नेगेटिव वाला पार्ट जिस कार्बन के पास H कम होंगे वहां जाएगा। दिस कंपाउंड इज मेजर। बोलो सब बच्चे एग्री हो गए? ये मेजर बन गया, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड क्या हो गया? माइनर। तो बड़ी कॉमन सी केमिस्ट्री है, सब में आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके पीछे फंडामेंटल है, कोई इस पर डाउट ना हो। ठीक है, देखो अभी मैं आपको ना, आप देखो एक बात सिखाऊंगा, देखो बात को सुनना ध्यान से। ठीक है, मार्कोनी कैप्सूल में आता है, लेकिन ये रूल ना पूरी तरीके से सही नहीं है, ध्यान रखना। इस रूल में सीरियस लिमिटेशन है। लो पहले तो हम एक बात डिस्कस करते हैं, अच्छा पहले तो बात डिस्कस करते हैं, ये नेगेटिव वाला पार्ट यहीं पे क्यों आता है? चलो आप मुझे बताओ पहले, नेगेटिव वाला पार्ट यहीं क्यों है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा था। गुड, इस जगह पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा था। तो अगर मेरे से ऐसी बोल दे, हम लोग अपनी IIT क्लासेस में कैसे कहते हैं, क्या है मार्कोनी कैप्सूल? कुछ भी नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है। मार्कोनी कैप्सूल का बेस क्या है? इसका बेस क्या है? इसका आधार क्या है? इसका बेस कुछ भी नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, दैट्स ऑल। जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल है, उतना समझो
मतलब वहां पे वही मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, बात खत्म हो गई। आप देखो अगर नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे जाता है बार बार, या यहाँ पे जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको पता है यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो ये है इसके पीछे बेस, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, और क्या। लेकिन अब रुक जाओ, कार्बोकेटाइन में क्या रिस्क होता है? मे रीअरेंज, तो दिस रूल में फेल, दिस रूल में फेल। आप बिलीव नहीं करोगे, आईआईटी क्लासेस में तो इस पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करता। आईआईटी क्लास में तो मना कर देते हैं, इस पे विश्वास मत करना, ये रॉन्ग हो सकता है। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन क्रिएट करूंगा, देखना उसमें रूल फेल हो रहा होगा। एक नहीं, पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। देखो थोड़ा सा कॉशियस होकर समझो। अब मैं कभी आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, आप देखना उसमें रूल लगेगा नहीं लगेगा, आपसे करवा के देखेंगे। तो पहले बात थोड़ी सी क्लियर हुई है कि इसका बेस क्या है, इसके रॉन्ग होने के चांस क्यों है, सब बता दिया। आप जल्दी से अगर कॉपी करना चाहते हैं कर लीजिए, क्विक, फटाफट। चलिए करिए। It is totally based upon stability of carbocation. ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है ना, इसका बेस होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ये बच्चे क्लियर हो गया? क्या इसको रूल को मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, नो नीड, आपके नोट्स में लिखा हुआ कहीं पे समवेयर। और ये भी क्लियर है कि अब मैं इसमें क्लियर बोल देता हूँ, दो लाइन मेंशन कर लो प्लीज आप। देखिए, मार्कोनिकॉफ रूल इज बेस्ड अपॉन, मार्कोनिकॉफ रूल इज बेस्ड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। मार्कोनिकॉफ रूल इज बेस्ड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। एक तो उसका बेस है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, तो स्टॉप लगा दो। और फिर एक बात मेंशन कर दो, दिस रूल, दिस रूल फेल्स इफ कार्बोकेटायन रीअरेंजेस, दिस रूल फेल्स इफ कार्बोकेटायन रीअरेंजेस। बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करा जाता इसके ऊपर। इफ कार्बोकेटायन रीअरेंजेस, बोलो इज इट क्लियर टू यू? सबको आया समझ? देखो एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं, देखो देखो ये भी आपको 100% मिलने वाला है कहीं ना कहीं। ये सब टेस्ट सीरीज में आता है। देखो मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं करने के लिए, कोशिश करके देखिए सब लोग ऑनेस्टली, जो जिसको आता है। किसी ने पूछा इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो मैं आपको एक चांस देता हूँ, जल्दी से करके देखो फटाफट, इससे अच्छा ही, क्विक, जल्दी से करके देखो। चलो ये क्वेश्चन करके देखते हैं। हो गया? जल्दी कीजिएगा, देखिए जो करना है डिसीजन फटाफट लीजिए। डॉक्टर है, आप बहुत सोचेंगे तो पेशेंट ऐसे ही मर जाएंगे, क्या तो बची जाए, इसलिए डिसीजन लेना है, जल्दी से लो।
हो सकता है। देखो अब ना सुने, देखो मैं बताता हूँ, देखो ना ध्यान दो। देखो बच्चों, अगर किसी ने जल्दी में ये करा कि सीधा आई को यहाँ ले आया और एच को यहाँ ले गया, वो मारा जाएगा। मतलब उसने ब्लाइंडली क्या लगा दिया, मार्कोनी कॉर्पसूल लगा दिया। अब सुनो, अब रुक जाओ, देखो अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। जब इस रिएक्शन में यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा ना, यही तो बनेगा मेजर, तो वही मोर स्टेबल तो यही है। तो ये क्या करेगा, खुद को रीअरेंज करेगा बाय 1 to मिथाइल शिफ्ट। अब देखो ये मेरे पार्ट में नहीं आता, ये सर को जीओसी में करवाना था। रीअरेंजमेंट आपको अच्छे से आए, फिर ना फिर बहुत टाइम चाहिए मेरे को करवाने के लिए ना। देखो 1 to मिथाइल शिफ्ट कहते हैं इसको। अब ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये है एक्चुअल में मोर स्टेबल। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले कार्बोकेटाइन की प्रॉब्लम पता क्या है, अगर उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो तो कितनी बार हो रहा है सर, 3 बार हो रहा है। और इसमें कितनी बार हो रहा है, 3 3 6 और 1 7 टाइम हो रहा है। ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब इसके ऊपर अटैक करने का आई निगेटिव आएगा। देखो अब अगर आप कंपटीशन में क्वेश्चन आए तो आंसर ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। जो ये लिख कर आएगा देखो उसको फुल मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग। बताओ बच्चे, क्लियर हुआ? देखो ये था रिस्क ऑफ रीअरेंजमेंट, ये था फेलियर ऑफ मार्कोनी कॉप्सूल। तो मार्कोनी कॉप्सूल तो फेल है, वो ट्रस्ट ही नहीं करता। हम तो आईआईटी क्लास में साफ बोलते हैं बच्चे को, बिल्कुल विश्वास मत करो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे काम करो। आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पता लगानी आती हो तो चलो। बताओ, क्लियर हो? कभी कभी ना चीजें, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं होते ना। एक होता है यूनिवर्सल रूल है, कभी गलत ही नहीं होगा। यूनिवर्सल रूल नहीं है, इसमें तो लिमिट्स है। अब सब बच्चे एग्री हो गए? शायद मे भी किसी को प्रॉब्लम आया, देखो वही जीओसी का रोल होता है, हम तो बार बार आपसे कहते हैं। चलो रब करो इसको, मैं अब हेलो जिसे कॉपी करना कर ले फटाफट। एक दो क्वेश्चन आपसे वो करवा लेते हैं, देखो। देखो एक दो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे करवाते हैं, देखो। आप पीवाई क्यूज करेंगे ना, वहां पे ऐसी प्रॉब्लम बहुत मिलेंगी, बहुत मिलेंगी ऐसी प्रॉब्लम। पहले कभी बहुत आती थी ऐसी प्रॉब्लम। तो आप एक बुक ले लो सब कॉमन, और करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। क्योंकि अब टाइम यही है, पीवाई क्यूज करो, रिविजन्स करो। कोशिश करिए इसी मंथ में आपका सिलेबस पूरा हो जाए। आज डेट 6 हो गई। मैं तो भी 1 2 लेक्चर में आ रहा हूँ हार्डली, इसके बाद तो मेरे को नहीं आना। लेकिन सर को बोलना कि सर हमें लंबी लंबी क्लासेस लेके फ्री कर दो हमें। फैब में खत्म होगा तो मार्च अप्रैल 2 मंथ्स तो रिवीजन के लिए है कम से कम। सोच के देखो, मार्च अप्रैल 2 महीने में आराम से रिवीजन हो जाता है। 2 महीने में आप 4 बार रिवीजन कर डालो। लेकिन अगर सिलेबस ही पूरा नहीं होगा तो फिर लगेगा यार मजा नहीं आ रहा, टेंशन रहती है दिमाग में। और अब करें इसको। देखो अब एक दो प्रॉब्लम करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग। देखो देखो, एक थोड़ी सी ना आईआईटी की प्रॉब्लम बनाते हैं। देखो ये आईआईटी का टेस्ट है, वहां पे चलता है इसमें भी चीजों को। देखो एक दो प्रॉब्लम बहुत बढ़िया बढ़िया बनाता हूँ, देखो मैं। आप इन्हें करके देखना चाहते हैं, करके देख लीजिए। अब देखो मैं इसमें एक बात और बताऊं, इसमें मुझे आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताना कितने बनेंगे। एक तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, एक तो ये बताना है, और मेजर कौन होगा ये भी बताना है। आपको मेरे पास दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मेजर। इसमें तो आपको मेजर ही बताना है बस, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स। चलो करो एफर्ट से, लेकिन एफर्ट्स करके देखो, ये कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। करो करो, शाबाश। अच्छे साल हो गया, ठीक है, वरना फिर सर को बोलना, सर करा देंगे सबको। ठीक है। कोई बात नहीं, आप बना लीजिए, बना लीजिए, आप कर लीजिए डिसाइड, फिर डिस्कस करते हैं। और आप डिसाइड कर लीजिए फिर डिस्कस करेंगे। सब कर लो, जो भी इसका मन करता है अपना आंसर निकालो, फिर देखते हैं।
हो गया। चलो देखो, अब करके दिखाऊं, मैं करके दिखाता हूँ। आप मुझे पहले एक सिंपल सी बात का आंसर दो। देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है पहले मेरा। क्या मुझे यहाँ पे मार्कोनी कॉप्सूल लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। ये तो अनसिमेट्रिकल है ही। ये भी अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इधर मिथाइल लगा हुआ है तो इधर कौन लगा हुआ है? मिथाइल। ऐसे में देखिए, दोनों के पास एच बराबर है, दोनों है तो अलग अलग। देखो, है नहीं कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन? अब रूल कहता है यहाँ मार्कोनी कॉप्सूल लगाओ, बात को सुनना। रूल के हिसाब से नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा? जिस कार्बन के पास एच। लेकिन आप फंस गए, क्योंकि इसके पास भी एक एच है, इसके पास भी एक एच है। देखो, ऐसे आईआईटी वाले ट्रैप कर लेते हैं। सीधी सी बात, क्लैरिटी लेकर आओ। हमें तो क्या करना है? हमें तो किसी बात पे विश्वास ही नहीं करना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्यों चलना है, दैट्स ऑल। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कैसे क्वेश्चन को ट्रैप किया जाता है। अब हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से काम करेंगे, दैट्स ऑल। देखो, अब सुनो, एक मिनट सुनो, रुक जाओ, नोट मत करो। अटैक करने ही जाएगा, अटैकिंग स्पेशी ये। दो पॉसिबिलिटी, अटैक करने आएगा तो क्या आपका इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऐसे करनी पड़े, क्या आपका ऐसे करनी पड़े, दोनों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे दो कार्बोकेटाइन बनेंगे। एक कार्बोकेटाइन तो ये वाला बनेगा। बच्चों, आ रहा है समझ? सबको क्लियर हो रहा है? और अगर मैंने ऐसे शिफ्टिंग की तो कार्बोकेटाइन ये वाला बनेगा। आप मुझे पहले ये बताइए, चलो भी, ये वाला कार्बोकेटाइन, ये दो कार्बोकेटाइन बनेंगे, कंफर्म हो गया। इनमें से मेजर कौन है? सॉरी, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। इनमें मोर स्टेबल कौन है? वेरी गुड। क्यों? पांच अल्फा है जो उसके पास, वेल डन। देखो, शी इज राइट। सबको आ रहा है समझ? पांच अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, बेचारे के पास सिर्फ कितने हैं? चार। दैट इज मोर स्टेबल। फैक्ट है ये। जल्दी मच करना करना कि वो सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी, ऐसे नहीं देखा था, अल्फा हाइड्रोजन से देखते। देखो, इसका मतलब जब बी आर नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, देखो मेजर तो हमें पता लग गया। अभी नोट मत करो, मेजर तो पता लग गया। नो डाउट, मैंने पूछा था मेजर कौन है, तो मेजर का तो आंसर हमारे पास आ ही गया। कम से कम एक पार्ट तो होगा। अब मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपसे पूछे, कितने प्रोडक्ट्स है बताओ? दो। दो दिख रहे हैं, दो है नहीं। इसका आंसर है थ्री। वाई थ्री? क्योंकि यहाँ पे कारल सेंटर है। कारल सेंटर पढ़ लिया आपने, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये कार्बन जो है, ये कारल सेंटर है। यहाँ पे कंपाउंड की दो फॉर्म बनेगी, डेक्सोरोटरी एंड लिवोरोटरी फॉर्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा यहाँ पर। ये दिखने में एक है, ये दो कंपाउंड के बराबर है। ये कारल सेंटर है। यहाँ पे दो कंपाउंड बनेंगे, डी एंड एल फॉर्म। यह कारल सेंटर नहीं है तो ये एक ही है। टू प्लस वन। बताओ बच्चे, क्लियर हुआ? बताओ गर्ल्स, क्लियर हुआ? देखो दोबारा, देखो दोबारा, इजी गोइंग, इजी गोइंग, दोबारा देखो, क्या लोग, काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, पहली बात मैंने बोला है कि मार्कोनी का पुल कहीं से भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। आप जल्दी से उसे विश्वास ही ना करें, गलत हो सकता है। अब आपने दोनों की रिएक्शन करा। आप पहले फंडामेंटल लगाओ, अटैक करने ही गया। दो तरह की शिफ्टिंग पॉसिबल, दो तरह से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। तो आपने दो कार्बन को डल बना दिया। ये तो बात जेन्युइन है। एक तो ज्यादा स्टेबल छाटना सबको आना चाहिए। आपको यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लगाना है, कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट मत लगा देना। ये सब जीओसी वाले सर कराते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट पे ट्रस्ट नहीं करना। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लगता है। यहाँ पांच एल्फा एच है, यहाँ चार एफ एच है, दैट इज मोर स्टेबल। व्हेन दैट इज मोर स्टेबल, द कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड इज मेजर। एक तो हमने मेजर पता लगा लिया। एक आंसर तो हमारा आ गया, ये है मेजर। दूसरे वाला माइनर। ये बात तो सबको डाइजेस्ट हुई। अब सवाल है कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? प्रोडक्ट्स यहाँ पे दो दिख रहे हैं, लेकिन है एक्चुअल में तीन। वाइस थर्ड में, थर्ड कौन है? एक्चुअली यहाँ पे ना कारल सेंटर है। यहाँ पे अटैक के दो चांस हुए, फ्रंट एज वेल एज बैक। तो यहाँ दो रिजल्ट बने हैं, एक डेक्स्ट्रोफॉर्म, एक लीवोफॉर्म। याद करो, रेसिन मिक्सचर बनता था एस1 रिएक्शन के अंदर, वही तो बात बता रहा हूँ। इसलिए दो रिजल्ट बोल रहा हूँ, ये एक तीन रिजल्ट बोले गए। तो नंबर ऑफ आइसोमर यहाँ पे थ्री, थ्री रिजल्ट माने जाए, कहने का मतलब ये है। बताओ, क्लियर हुआ सबको? देखो, ये लेवल बनाना है ना आपको। जब ये लेवल बनाओगे, आप औरों से बहुत आगे चले जाओगे। एक अलग ही तरह की सुपीरियरिटी आपको लगेगा कि हम लोग औरों को हरा सकते हैं। करना होगा, देखो ये सब प्रैक्टिस करके आता है। बुक्स में से क्वेश्चन करने से आता है, अपने आप ही चीजें आनी शुरू हो जाती हैं फिर। चलो, अभी कर लेना कॉपी। अब जरा इसके बारे में बताओ, बताओ इसका इसका रिजल्ट क्या बनाया आपने? सीएल नेगेटिव कहाँ अटैक करने गया? इधर वाले कार्बन पे। वाई? सीएल बीच में लगाया आपने, मार्कोनी कॉप्सूल लगाया, है ना? सबने ही तो किया हुआ कि नेगेटिव वाला पार्ट यहां हुआ। अब सबसे गलत हो गया। मैं भी इसे करके दिखाता हूँ, आप पहले इसको नोट करो फटाफट। जो ये लिखना चाहता है इसको लिख ले, फिर मैं वो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ।
बच्चे क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो आपको सेकंड क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखो 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 बच्चे, मैंने कहा ना आप रूल पे बहुत ट्रस्ट मत करें, वरना तो मारे जाएंगे। देखो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखा, इसकी रिएक्शन चलो आपने एसएल से करी, कोई बात नहीं, ये अटैक करने गया। देखो देखो सुनो ध्यान से सब। दो तरह से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ। यहाँ पे दो कार्बोकोटाइन बने। एक तो कार्बोकोटाइन ये वाला बन सकता है, ये मैंने नाइट्रो का स्ट्रक्चर बना दिया। एक कार्बोकोटाइन ये बन सकता है। आप बताओ इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है? क्यों, फर्स्ट की क्या प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो कुछ कहना चाहते हो, ज्यादा स्टेबल कौन है? बाकी लोग बताएं क्यों। लेकिन यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल पॉजिटिव है, तो रेजोनेंस के पूरे पूरे चांस है। फिर और रेजोनेंस इसके चार्ज को डिस्पर्स कर देगा। ये लो ऐसे रेजोनेंस करा दूंगा मैं, सारा चार्ज उठ के यहाँ से चला जाएगा, चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जब ये ज्यादा स्टेबल है तो इससे कोरस्पोंडिंग कंपाउंड मेजर होना चाहिए। आप नीचे वाला आंसर कह रहे हैं बार बार। फिर इस बार में भी बताइए ना, ये भी तो सोचना पड़ेगा। आप सुनिए, आप सुन लीजिए, आप लोग सही कह रहे हैं, आपका आंसर ठीक है, मैं गलत कह रहा हूं। मैं जानबूझ के जा रहा हूं कि आप ये गलती करो। अब सुनो क्या मिस्टेक है। ये जो मैं कह रहा हूँ यहाँ कॉन्जुगेशन है, मैं गलत कह रहा हूँ, ये सूडो कॉन्जुगेशन है। ये दिखने में कॉन्जुगेशन है, एक्चुअल में है नहीं। आपने सुना है कॉन्जुगेशन के टाइप होते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, सूडो कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन तो बहुत तरह की होती है। ये डबल सिंगल पॉजिटिव सबको लगती है कॉन्जुगेशन है नहीं। सुनो क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहां से रेजोनेंस हो गया, अगर यहां से रेजोनेंस हो गया तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट खराब हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन बिल्कुल भी कहेगा मैं ऐसा रेजोनेंस नहीं करूंगा, वो मना कर देगा। इसे कहते थे सूडो कॉन्जुगेशन। देखो वही जीओसी की नीड है। शुरू के दो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी केमिस्ट्री की बैकबोन हुई है, बार बार वही आते रहेंगे। कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी, अटैक के दो चांसेस, कार्बोकोटाइन की प्लेनरिटी, कार्बोकोटाइन द रिस्क ऑफ, ये जो आ रहा है सूडो कॉन्जुगेशन, ये बार बार आएगा हर जगह। इसलिए यहाँ पे मार्कोनिको, देखो यहाँ भी फेल हो गया मार्कोनिकॉव से, कम ऑफ द पॉइंट। जबकि रूल ने ये कह रहा था कि नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ आना चाहिए। ये है देखो मेजर प्रोडक्ट। तो मैं गलत कह रहा हूँ जानबूझ के, जिससे कि आपको लगे ये सूडो कॉन्जुगेशन थी, ये मैंने गलत दिखा रखा है, मैं शिफ्टिंग जो कर रहा हूँ रॉन्ग है ये सूडो कॉन्जुगेशन है, ध्यान रखें। फैक्ट है ज्यादा स्टेबल ये है। सूडो का मतलब होता है जो लगता है, एक्चुअल में होता नहीं। वो सिर्फ लग रहा होता है, फील हो रहा होता है कि ऐसा हो रहा होगा, एक्चुअल में है नहीं, कि अंदर कुछ बाहर कुछ, जिसे कहते हैं। Note करो। अच्छा था। लो हमने आपका ये वाला सेक्शन एंड कर दिया। अभी और बताते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ना, अगर मैं एक ही क्लास लेता हूँ तो जो सर आएंगे तो बोल देना, वो करा देंगे फिर। मेरी ज्यादा लगा हो मेरी क्लास से। दिखा देना उनको, सर ने ये कराया था, डिप्रेशन हो गई थी और एसी हो गई थी, उनके लिए 10 साल में तो वैल्यू सिस्टम में उसमें नहीं आता है पार्ट। सबसे ये भी आते हैं। इनसे बात कीजिएगा, ये डिसाइड करते हैं, ये जो प्रोटोकॉल रखेगा। सो क्या डन है ये? अच्छे से आए सबको, सूडो कॉन्जुगेशन एटसेट्रा क्लियर हो। देखो अब हमने अच्छे से सीख लिया मार्कोनी कॉप्सूल क्या है। अब इसे कंप्लीट करना, स्ट्रॉन्ग करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मैं आपको ऐसी और रिएक्शन करा देता हूँ, फटाफट नोट करो। उसको बोलते हैं एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, नोट कीजिएगा।
एक और एक ऐसा टॉपिक जिसमें मार्कोनी कॉप्सूल वाला टॉपिक इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ही आता है। नोट कीजिए फटाफट। इसको एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन कहते हैं, ये भी इसी का पार्ट है। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन कहते हैं, हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। देखिए सुनिएगा, मान लीजिए आपने फिर एक एल्कीन ली। देखिए आप ना इसका हाइड्रेशन करना चाहते हैं, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर ऐड करना। लेकिन आपको पता है वाटर पोलर होता है और ये क्या होता है, नॉन पोलर, ये आपस में घुलते भी नहीं है, ये एक दूसरे से हेट करते हैं, हेट। तो ये आपस में जब मिलाओगे ना, रिएक्शन होगी नहीं, हुई तो बहुत स्लो होगी। तो हमें यहाँ पे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, कैटलिस्ट। इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। अब मैं आपको इसका प्रॉपर डिटेल बताऊंगा, इस एसिड ने क्या किया, क्या इसका मैकेनिज्म है, ये भी 12th क्लास के बोर्ड्स में होता है, सिलेबस में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, और आप यहाँ पे डाइल्यूट एस्टोसोफोर भी लिख सकते हैं। अभी कल बात हो रही थी हमारी, जब भी हम एसिड लेते हैं कौन सा लेते हैं, एस्टोसोफोर, उसे प्रेफर करते हैं। अब देखो आराम से समझो इसकी केमिस्ट्री, एक साथ कॉपी कर लेना। देखो पहले यहाँ पे अटैक करने कौन आया है, 100% कौन आया है, H प्लस आया है, इलेक्ट्रोफाइल। एस्टोसोफोर हमने लिया इसलिए कि वो H प्लस निकाले। अच्छा H प्लस अटैक करने जाएगा, ये मना नहीं कर पाएगा, और जब ये अटैक करने जाएगा, ये मना नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे एक कार्बोकोटाइन बन जाएगा। देखो बन गया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। अब वाटर को अटैक करने आना पड़ेगा, ऐसे क्लियर। अब वाटर को अटैक करने आना पड़ेगा। देखो वाटर पहले ना आता, वाटर कह रहा पहले मैं क्यों हूं, मैं भी न्यूक्लियोफाइल, वो भी न्यूक्लियोफाइल, दोनों में ईगो थी। वो तो हमने जानबूझ के इसको भेजा, जिससे वहां जाए, रिएक्शन करे, उसको इलेक्ट्रोफाइल बना दे। जैसे कल को वो एग्जांपल नहीं कि आपको एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है, आप डायरेक्ट मिल नहीं सकते उनसे, जो बेचने वाला है, किसी एजेंट को भेजो। एजेंट एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा कि अब वो आपसे बात कर लेगा। वही कल अमाउंट वाली बात थी, वो यहाँ पर। देखो यही तो होता है कैटलिस्ट का काम। देखो अब वाटर ने इसको पेड़ दे दिया, वो ले भी लेगा बड़े आराम से, अब तो उसको लेना पड़ेगा। और पता है उसके बाद क्या होगा, फिर यहां से किसको निकलना पड़ेगा, यहां से प्रोटॉन को निकलना पड़ेगा। बस एसिड ने अपना काम कर दिया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसी को तो बोलते हैं एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। देखो आप, वही देखो, अगर आप देखोगे इसके अंदर भी मार्कोनी कौशल का कॉन्सेप्ट आएगा, और फिर वही रिस्क है, रूल में फेल। वाई फेल, बिकॉज इसके अंदर क्या बन रहा है, कार्बोकोटाइन, बट द रिस्क ऑफ कार्बोकोटाइन इट में रीअरेंज। सारी बातें वही, आरडीएस, ये भी आरडीएस है इसका, देखो सब पॉइंट वही रहेंगे हमारे ये वाले। अटैक के दोनों चांस हैं, फ्रंट एज वेल एज बैक, सारी केमिस्ट्री वही। ये भी कुछ नहीं है, सिंपल कार्बोकोटाइन का रोल है, सारा कार्बोकोटाइन का खेल है। कर लीजिए इसको भी और है क्या। या बच्चे, इसको भी कर लीजिएगा अच्छे से, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, कर लेंगे सब कॉपी, ये भी लो, ये कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ये वाला पार्ट कराया मैंने। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और शेयर कर देता हूँ, बताऊँ उसको। इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स, दैट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। दैट टॉपिक इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। इसी को बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट, और इसी का नाम होता है खैरश इफेक्ट। ये केमिस्ट का नाम है खैरश, इसने ये एक्चुअली इफेक्ट बताया था, तो नेम इसके खैरश इफेक्ट, ये टॉपिक ही इसने प्रोवाइड किया था। तो नोट कर लो, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल भी कहते हैं,
पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, खैरश इफेक्ट भी बोलते हैं। कॉपी कर लिया। देखो इसकी केमिस्ट्री क्या होती है, इसका क्या लॉजिक है। देखो इसमें हम फिर से एक एल्कीन लेते हैं, इसकी रिएक्शन HBr से कराते हैं, लेकिन इस बार यहाँ प्रेजेंस होती है एक पेरोक्साइड की। देखिए सुन लीजिए, पेरोक्साइड का होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ बड़ी अजीब सी बात है, इस बार क्या होता है, मार्कोनी कॉप्सूल का बिल्कुल उल्टा, ये वाला कंपाउंड मेजर बनता है, और जो बात मार्कोनिकॉफ ने कही थी ना, वो वाला कंपाउंड कैसा बनता है, माइनर बनता है। इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, एंटी मार्कोनिकॉफ। सरप्राइज है बिल्कुल। अब मुझे आपको ये डिटेल में सिखाना है, ऐसा क्यों हुआ। और एक और बड़ी अजीब बात देखो, फिर एक अजीब बात क्या है, सुनो एक मिनट, एक लिख लेंगे। अगर हम ये रूल HCl पे अप्लाई करें ना, हाइड्रोजन क्लोराइड पे, ये रूल चल ही नहीं पाता। यहां के रिजल्ट वही बनते हैं जो मार्कोनिकॉफ ने कहे थे, ये वाला मेजर बनता है। सरप्राइज, ये मेजर बनता है, यहां पे रूल फेल हो जाता है। और अगर HI पे लगाएं तो भी ये रूल फेल हो जाता है। HI वाले केस के अंदर भी यही होता है, जो बात मार्कोनिकॉफ ने कही थी वही रिजल्ट मेजर आता है। देखो, तो ये ना एक बड़ा सरप्राइज है अपने आप में, ये कंपाउंड मेजर आता है। देखो यहाँ पे क्या लगा, यहाँ क्या लगा, यहाँ लग रहा है मार्कोनिकॉप्सूल, यहाँ पे क्या लग रहा है, मार्कोनिकॉप्सूल, और यहाँ पे क्या लगा, एंटी मार्कोनिकॉप्सूल। और ये सब डिबेट होगी कि रूल HBr में क्यों चलता है, पेरोक्साइड ने ऐसा क्या करा। और एक और बात, जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, इसे पता क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन। अब इसका नाम क्या है, वो क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये फ्री रेडिकल एडिशन है। अब मैं इसको बहुत डिटेल में कराऊंगा, ठीक है, एक बार कर लो कॉपी यार, आप चाहे इसको NCERT से पढ़ ही लीजिए घर जाके। ठीक है बच्चे, अब देखो इसके रीजनिंग बनाते हैं, इसके पीछे क्या फंडामेंटल है, क्या बेसिक है। करें स्टार्ट, कर लो कॉपी कर लो इसको। अब इसको देखो अच्छे से फील करना है, कोई टेंशन नहीं। करें स्टार्ट, देखिए देखना, ध्यान दीजिएगा, देखिए। अब आप जानते हैं पेरोक्साइड किसको बोलते हैं, इसके पास क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉन्ड। ये मैंने आपको रेडॉक्स में कराया था, इसको क्या बोलते थे, पेरोक्सी लिंकेज। याद करो, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसी का नाम था पेरोक्सी लिंकेज। मैंने एक पेरोक्साइड ले ली, ठीक है, नोट मत कीजिएगा। पता पेरोक्साइड की प्रॉब्लम क्या होती है, इन पेयर्स के बीच में क्या हो रहा होता है, रिपल्शन। तो ये दोनों ऑक्सीजन क्या करते हैं, बॉन्ड तोड़ के अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं। तो क्या बन जाता है यहाँ पे, फ्री रेडिकल। देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया। बोलो इज इट क्लियर। आपको पता है इस स्टेप को क्या बोलते हैं, इनिशिएशन।
फिजिकल केमिस्ट्री में क्या कहते हैं इसको? इनिशिएशन, हिंदी में कहते हैं शुरुआत। शुरुआत हो गई, फिजिकल बन के शुरुआत हो गई। अब ये रेडिकल क्या करता है? ये एचबीआर पे अटैक कर देता है। एचबीआर वहां से किसको छीन लेता है? एच को निकाल के ले आता है, और वहां पे एक और नया रेडिकल बन जाता है, ब्रोमीन रेडिकल। और जानते हैं स्टेप को क्या कहते हैं? प्रोपागेशन। क्या कहते हैं इसको? आपको अगर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है ना, आपको ये स्टेप वहां बहुत मिलेंगे। देखो, इनिशिएशन का मतलब होता है मोलिक्यूल से रेडिकल बनेगा, अणु से मुक्त मूलक बनेगा। और प्रोपागेशन का मतलब होता है रेडिकल से रेडिकल बनेगा। प्रोपागेशन को हिंदी में कहते हैं फैलना, चीजें फैलती जा रही है, रेडिकल से और रेडिकल बन गए। अब बेचारा ये रेडिकल क्या करे? इसने अटैक किया एल्कीन के ऊपर। देखो, इसने एल्कीन पे अटैक कर दिया। ये इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रॉन लविंग था, वो रिच था, इसने अटैक कर दिया। जब इसने अटैक किया तो दोनों कार्बन ने अपना पाई बॉन्ड तोड़ के अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है शेयरिंग करने की। अगर ये यहां आएगा तो ये वाला रेडिकल बनेगा, और बीच में आएगा तो ये वाला रेडिकल बनेगा। बताओ इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? गलत। फर्स्ट वाला 5 अल्फा है उसके पास, मेजर, मोर स्टेबल। ये मोर स्टेबल है, देखो आप ध्यान से, ये मोर स्टेबल है। नीचे वाला क्या है? लेस स्टेबल। उसके पास अल्फा बेचारे के पास एक ही है, वो लेस स्टेबल है। बताओ क्लियर हुआ सब बच्चों को? अब ये बन गया ना। अब ये एचबीआर में से एक एच को खींच लेगा। अब इसने एचबीआर में से एक एच को खींचा, और ये रिजल्ट बन के आ गया, एंड दैट रिजल्ट इज फाउंड टू बी मेजर। देखो, ये रिजल्ट किसने कहा था? रूल के हिसाब से था, एंटी मार्कोनी का उसूल के हिसाब से यही हमारा आंसर है। आया कुछ समझ? देखो अभी नोट नहीं करना। देखो, अब फिर किसी ने पूछा, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसका बेस क्या है? इसका बेस है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। उसका बेस क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसका बेस है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। दैट्स इंटरेस्टिंग। ये है, देखो, एंटी मार्कोनी कैप्सूल का बेस स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। बताओ उसका अटैकिंग स्पीशी कौन था? उसका अटैकिंग स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल था। इसका अटैकिंग स्पीशी कौन है? एक फ्री रेडिकल, ब्रोमीन रेडिकल। ये है, देखो, ये इसका अटैकिंग स्पीशी। बताओ क्लियर हो रहा है? यहाँ पे सारा रोल ना जो है ना फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का है। और नो डाउट क्रेडिट किसको जाएगा? परऑक्साइड को। परऑक्साइड ने तो शुरुआत करी, इसने तो रेडिकल बनाए, फिर रेडिकल की केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई। और सबको आ रहा है समझ? देखो, इसी टॉपिक का नाम था फ्री रेडिकल एडिशन, क्योंकि अटैकिंग स्पीशी यहाँ पे फ्री रेडिकल है। ये इसका अटैकिंग स्पीशी है, बहुत आता है कंपटीशन में। क्लियर हुआ सबको? अब एक सोचने वाली बात है। देखो, अब एक बात और इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप, ये चीज एचसीएल में एचआई में क्यों नहीं होती? आप पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको लिखिए, महसूस करिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। और सेलेक्ट होकर दिखाइए।
एग्री? और कैसे आप पहचानोगे इनिशिएशन कौन है, प्रोपागेशन कौन है, ये देखो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये भी एमसीक्यू आते रहते हैं। तो ये फ्री रेडिकल एडिशन है और इसका सारा बेसिस स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल है। अब एक लाइन लिखो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलू, ये कॉपी कर लिया सबने? देखो, अमंग हाइड्रोजन हैलाइड्स ओनली HBr obeys this rule. Among hydrogen halides ओनली HBr obeys this rule. सिर्फ HBr इस रूल को ओबे करता है, वो इस रूल का पालन करता है। ना HF करता है, ना HCl करता है, ना HI करता है। अब सवाल है क्यों? देखो, उसको सिखाते हैं। करें स्टार्ट। देखो बच्चे, देखो मेरा सब अटेंशन पे करना। HF की प्रॉब्लम पता है क्या? HF का बॉन्ड कैसा होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग। देखो सुनो, HF में ये स्टेप नहीं हो पाता, इसको हम दूसरा स्टेप कह रहे हैं, ये हो ही नहीं पाता। जैसे ये रेडिकल ने जाके यहां से H छीन लिया और ब्रोमीन रेडिकल बना दिया, ऐसे ही यहां से H छीन के फ्लोरीन रेडिकल नहीं बना सकता। फ्लोरीन ऐसी, यही प्रॉब्लम है HCl के साथ है। दोनों में यही प्रॉब्लम है, दोनों के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कंपेटिवली स्ट्रॉन्ग है, HBr से स्ट्रॉन्ग है, तो दूसरा स्टेप नहीं हो पाता। लिखो इस बात को, लिखो, मैं बोल देता हूं। इन द केस ऑफ HF oblique HCl, in the case of HF oblique HCl, second step does not take place due to greater bond strength. Second step does not take place due to greater bond strength. Second step does not take place due to greater bond strength. Full stop. ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होने की वजह से सेकंड स्टेप नहीं हो पाता। सेकंड स्टेप डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ। आई बात सबको समझ क्लियर हुआ है? अब देखो, इन द केस ऑफ HI, in the case of HI, third step does not take place due to third step does not take place due to poor electrophilicity of iodine radical. Due to poor electrophilicity of iodine radical. Due to poor electrophilicity of iodine radical, because of its big size. Because of its big size. जरा इसका मतलब समझने की कोशिश करना। देखो आप, देखो बच्चे, यहाँ पे ना सर्टन रीजन पर जरा टेंशन पे करना। देखो देखो, HF HCl में ये वाला स्टेप नहीं हुआ, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, टूटना मुश्किल हो रहा था। HI में तो स्टेप बड़े आराम से हो जाएगा, क्योंकि आई तो बहुत बड़ा होता है, बॉन्ड वीक होता है, मानते हो आप? HI में तो ये स्टेप हो जाएगा। HI में तीसरे वाला स्टेप नहीं हो रहा, क्यों? देखो देखो देखो, आयोडीन रेडिकल का साइज कैसा है? बहुत बड़ा। जरा सोच के बताओ, अगर साइज बहुत बड़ा है तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा या कम इंटरेस्ट होगा? देखो एक मिनट, फिजिक्स सोचते हैं, साइज बहुत बड़ा है तो न्यूक्लियस के लिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी घट गई, इसका इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्ट ही कम हो गया। ये कह रहा मैं तीसरा स्टेप नहीं करता, ये स्टेप करने जा ही नहीं रहा। बोलो, सोच के देखो ना, इतना बड़ा, सपोज करो सपोज करो सपोज करो, ऐसी इमेजिंग कर लेते आपके पास ना, समझो पूरा सारंगपुरी आपका है, इतनी इतनी सारी लैंड है आपके पास, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी है आपको भी नहीं पता, तो आपको ऐसी ना 10 लाख रुपीज का गिफ्ट दे रहा हूं, तो आप गिफ्ट लेने के लिए आएंगे? अब छोड़ो है, क्या 10 लाख का मैं करूंगा, जब मेरे पास पहले ही से इतना कुछ है, इतना कुछ है, आपका इंटरेस्ट ही घट जाएगा। अब बोलो मैं नहीं आ रहा हूं, 10-20 लाख के लिए मैं नहीं आता, क्या करूंगा, मेरे पैसे मेरे पास पहले ही इतने। तो सेम स्टोरीज है, इसका इंटरेस्ट ही घट गया, कह रहा मेरा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं अटैक करने आता, बंद हो गया, अटैक करने नहीं आ रहा, बस इस वजह से रिएक्शन खराब हो गई। HBr में सारे स्टेप हो जाते हैं, HBr का ये स्टेप भी जाता है, HBr में ये स्टेप भी, दैट्स व्हाई रिएक्शन अकर्स। बताओ, क्लियर हुआ? टॉपिक फिनिश्ड। अब देखो, मैंने आपको मार्कोनिकॉप्स, एंटी मार्कोनिकॉप्स सब सिखा दिया।
अब इनको स्ट्रॉन्ग करना, इन पे कमांड बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पढ़ो, देखो, अब पढ़ के ही देखो सिलेक्शन होगा, मेहनत करो, इसे कहते हैं डू और डाई सिचुएशन लाओ देखो अपने सामने। ठीक है, तो ये क्लास अभी यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।